Good afternoon to all. Today we are in the Food Science and Technology Laboratory, and Dr. Sajjad Wani is the professor and head of Food Science and Technology Division, having experience of about more than 17 years. So at present he is going to demonstrate some of the laboratory activities. So I hand over to Dr. Sajjad for this laboratory work. Thank you, Professor Shukla sir. I welcome you all to the Laboratory of Food Science and Technology Division. Since the training program is about packaging of the foods, so we will restrict our discussion to the packaging part of it. In our department, we basically are also focusing, besides developing the processed products, developing functional foods, developing technologies for post-harvest handling of the products. We are also doing some research in the packaging sector also. So that packaging includes standardization of the active packaging materials for fruits and vegetables. For example, जो हमारे यहाँ पे एप्पल्स वगैरह हैं या बाकी टेम्परेट फ्रूट्स हैं, उनमें अगर हम उनकी पैकेजेस में 1 MCP का कोई अरेंजमेंट रखते हैं, बीट इन द फॉर्म ऑफ सैशे, बीट इन द फॉर्म ऑफ शीट्स, तो ये ऑक्सीजन जो एक्टिविटी है उसको ब्लॉक कर लेता है. दैट रिजल्ट्स इन द रिड्यूस्ड रेट ऑफ राइपनिंग एंड विच अल्टीमेटली एनहेंसेस द शेल्फ लाइफ. तो इसके साथ साथ हम यहाँ पे पैकेजेस का टेस्ट भी कराते हैं. जैसे आपको पता होगा कि अगर हमारे फूड प्रोडक्ट्स में जो पैकेजेस यूज़ होते हैं उनमें बैरियर प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इम्पॉर्टेंट एक डिटर्मिनिंग फैक्टर होता है. अगर हमारे फूड्स फैट्स में रिच है तो उन फूड्स को हमें ऑक्सीजन से बचाना है, तो जो पैकेज बाहर होगा दैट शुड बी इम्परवियस टू ऑक्सीजन. तो इसी तरह से अगर हमारा कोई ड्राइड प्रोडक्ट है, पाउडर है, तो उसको खतरा है कि अगर वो मॉइस्चर गेन करेगा तो उसमें लंप्स क्रिएट हो जाते हैं. सो पैकेज का यहाँ पे रोल क्या रहता है, दैट इट शुड अवॉइड मॉइस्चर इनग्रेस इनटू द फूड मटेरियल्स. तो ये जो हमारी बैरियर प्रॉपर्टीज़ है, इनको टेस्ट करने के लिए हमारे यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, जो कि आप जाएंगे भी दूसरी लैब में. दैट इज़ वाटर वेपर ट्रांसमिशन रेट एनालाइजर एंड ऑक्सीजन ट्रांसमिशन रेट एनालाइजर. तो उससे हम क्या करते हैं, अपने पैकेजेस को मशीन में फिट करते हैं और मशीन हमें आफ्टर 24 आवर्स ये डेटा देता है कि 24 आवर्स में इसके थ्रू कितना ऑक्सीजन परमिट हो गया या इसके थ्रू कितना वाटर वेपर परमिट हो गया. उसके बेसिस पे अगर उसमें हाई लेवल ऑफ परमिशन है तो हम वो रिकमेंड पैकेज नहीं करेंगे अपने फूड के लिए, और अगर कम है तो हम बोलेंगे हाँ जी ये वाला प्रोडक्ट जो पैकेज है ये सूटेबल. तो ये भी हम यहाँ पे हमारा जो काम रहता है पैकेज के लिए. तो लेकिन अभी जो हम आपको डिमॉन्स्ट्रेट करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिमॉन्स्ट्रेट 2 प्रैक्टिकल. नंबर 1 इज एडिबल कोटिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. अब एडिबल कोटिंग क्या होती है कि जो हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, इसका जो बाहर से स्किन होता है, दिस स्किन है स्मॉल पोर्स है. तो उस पोर के थ्रू क्या हो जाता है, एक तो वाटर वेपर लॉस हो जाता है यहाँ से, जिसकी वजह से एक तो ये श्रिंक हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट. पर्टिकुलरली अगर हम देखेंगे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वो श्रिंक हो जाएंगे और उनकी एक्सेप्टेबिलिटी कम हो जाती है. दूसरा वेट लॉस हो जाता है. वेट लॉस मीन्स अगर श्रिंक ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन हमने अगर 100 kgs एप्पल्स आज रखे तो 2 दिन के बाद वो 98 ही रहेंगे, तो देयर इज़ नेट लॉस ऑफ 2 kgs. तो देयर इज़ वेट लॉस एज वेल एज देयर इज़ क्वालिटी लॉस, किसकी वजह से मॉइस्चर के बाहर निकलने से. दूसरी चीज़, इस फ्रूट में वो भी नहीं हो जाएगा, जो ऑक्सीजन अंदर जाता है वो भी नहीं कम हो जाएगा, अगर पूरा नहीं रुकेगा कम हो जाएगा. तो ये जो रेस्पिरेशन है ये स्लो डाउन हो जाएगी, और जिसको हम ट्रांसपायरेशन बोलते हैं ये भी स्लो डाउन हो जाएगी. इसके साथ साथ इसमें एक देखो, ये अभी बहुत डल कलर है, अपीयरेंस इसकी रेड है लेकिन शाइनी नहीं है, तो इससे इसकी शाइन भी आ जाती है. इसके साथ साथ हम इस जो कोटिंग मटेरियल है ना, एक लिक्विड सस्पेंशन होगा, इसमें हम कोई ऐसा इंग्रेडिएंट, नेचुरल इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जो कि इसमें रॉटिंग वगैरह को प्रिवेंट करेगा. कोई एंटीमाइक्रोबियल एजेंट ऐड करेंगे जो नेचुरल सोर्स से निकाला हो, इस कोटिंग के साथ मिक्स करके इसके ऊपर लगा दिया. तो अगर कोई कहीं से कोई फंगस का इन्फेक्शन हो जाए तो ये वाला फ्रूट उसे रॉट नहीं हो जाएगा. तो इसके साथ साथ कभी हम इसमें और जो रिसर्च हुआ है, कभी हम
प्रोबायोटिक्स भी ऐड करते हैं टू मेक इट मोर हेल्दियर, कभी हम कोई अच्छा न्यूट्रिएंट भी डालेंगे, कभी कोई एंटीऑक्सीडेंट डालेंगे, तो वी कैन दिस विल एक्ट एज अ कैरियर ऑफ सेवरल सब्सटेंसेस, ये जो हमारी एडिबल कोटिंग है, ठीक है। सो अब एडिबल कोटिंग के लिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि दैट ये एडिबल होना चाहिए। व्हाट डज दैट मीन? इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी टॉक्सिसिटी। तो वो प्रॉपर टेस्टिंग के बाद ये जो मटेरियल इसमें लगेगा उसको तो हमें वाटर में ही डिजोल्व करना है, लेकिन जो बेस मटेरियल होगा, कोटिंग मटेरियल, वो हमारा क्या होना चाहिए? एडिबल होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। एंड इस पर हमारा एक थ्योरेटिकल लेक्चर भी है, बाकी डिस्कशन हम थ्योरेटिकली उसमें करेंगे। तो यहाँ पे हम आपको डिमॉन्स्ट्रेट करने जा रहे हैं कि हाउ वी मेक दीज एडिबल कोटिंग सस्पेंशंस एंड हाउ वी अप्लाई इट ओवर द फ्रूट एंड हाउ अवर फ्रूट अपीयर्स आफ्टर द कोटिंग। हम डिफ्रेंशिएट करेंगे जो नॉन कोटेड फ्रूट होगा एंड द कोटेड, ठीक है ना। दिस इज द प्रैक्टिकल नंबर 1 जो आप परफॉर्म करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारा लैब स्टॉक है दे विल डेमोंस्ट्रेट। दूसरा हमारा जो है एक इम्पॉर्टेंट रिसर्च एरिया है अभी। तो अभी हम वी कैन नॉट क्लेम कि हम कमर्शलाइजेशन पे गए हैं, लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं। दैट इज आपको पता है कि मार्केट में जो हमारे फ्रूट्स आते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं पॉलीथीन फिल्म्स में। क्यों? क्योंकि पॉलीथीन फिल्म्स आर अ गुड बैरियर टू वाटर वेपर। तो वो ये जो मॉइस्चर लॉस है उसको प्रिवेंट करते हैं, है ना। पॉलीथीन फिल्म्स में आते हैं, उसके बाद बाहर से कार्डबोर्ड बॉक्स भी होता है, आपने ग्रेप्स देखा होगा, बाकी चीज़ें। बट देयर इज प्रॉब्लम विद द पॉलीथीन एंड अदर प्लास्टिक्स, ये नॉन डिग्रेडेबल है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन कॉज करते हैं, है ना, रिसोर्सेज को डिप्लीट करते हैं। सो वी आर ट्राइंग टू डेवलप सर्टन पैकेजिंग मटेरियल्स विच आर बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मतलब कि जब हम इनको ज़मीन के साथ ज़मीन में फेंकेंगे कहीं पे, आई मीन किसी जगह गड्ढे में खोद के, तो ये डिग्रेड हो जाएंगे विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, से 2-3 महीने में ये ख़त्म होने चाहिए। Whereas our plastics have a life of 40 years, in certain cases 50 years, even more than that. तो इससे क्या हो जाएगा? पोल्यूशन बचेगा और एनवायरमेंटल हैजार्ड्स प्रिवेंट हो जाएंगे। तो इसकी भी जो टेक्निक है वो आपको हमारा स्टाफ जो है डेमोंस्ट्रेट करेगा। तो दिस इज़ वन सच फिल्म दैट वी हैव डेवलप्ड। तो इसमें हमने क्या किया है, जब हम फिल्म बना रहे हैं तो हम तो खुद ही बना रहे हैं, तो हम इसमें जो भी हमारी मर्जी की चीज़ें हैं जो ये अपने आप अंदर ले सकता है, वो फिल्म के साथ ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन आवर रिसर्च, तो ये 1 साल पुराना एग्जाम्पल है, हमने इसको ट्राई किया है एज अ पैकेज फॉर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। जैसे हमारा सिपनिच है, पालक है ना, या कोलार ग्रीन से हमारा हाक है, तो इन पे हमने अपना टेस्ट किया है। तो व्हाट वी ऑब्जर्व कि इसमें जो क्लोरोफिल कंटेंट है और जो ग्रीन कलर है वो बेटर रिटेन रहता है एज कम्पेयर टू जब हम इसको पॉलीथीन फिल्म में पैक करते हैं। तो वी आर सुपीरियर इन दैट आस्पेक्ट, क्योंकि हमने इनमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट और एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स ऐड किए होते हैं। फॉर एग्जांपल इन आवर वन रिसर्च हमने एक थाइम ग्रास करके आ जाता है, जिसमें एसेंशियल ऑयल होता है, दैट इज कॉल्ड थाइम एसेंशियल ऑयल। दूसरा हमारा लेमन ग्रास, तो उसमें लेमन ग्रास एसेंशियल ऑयल से निकलता है। तो वो एसेंशियल ऑयल जो होते हैं वो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी दिखाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम वो इस फिल्म में इनकॉर्पोरेट करेंगे, और जब ये इसमें फूड प्रोडक्ट को हम लोड करेंगे, तो अगर कोई फंगल इन्फेक्शन इसमें ट्राई करेगा आने का, तो वो एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स इस चीज़ को प्रिवेंट करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव इज़ दिस कि जो भी हम चाहे, हम कार्डबोर्ड की पैकेजिंग करेंगे, हम ग्लास की पैकेजिंग करेंगे, हम वुडन पैकेजिंग करेंगे। तो पैकेज का जो रोल है, देयर आर 4 फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग, हम थ्योरी में डिस्कस करेंगे। 2 among us them are important, that is the number 1 is protection function and number 2 is the communication function. तो protection means protection from the spoiling. तो जो जिस चीज़ से स्पॉइल हो जाता है उससे इसको बचाना है। अगर माइक्रोब से हो जाता है वो भी स्पॉइलेज हुआ, अगर कोई श्रिंक हो जाता है बिकॉज ऑफ मॉइस्चर लॉस और हमने पैकेज किया, प्रिवेंट हो गया, प्रिवेंशन, ठीक है ना, ये प्रोटेक्टिव फंक्शन होगी। अगर रेस्पिरेशन से कोई खराब हो जाता है प्रोडक्ट, तो हमने रेस्पिरेशन को स्लो डाउन किया, तो दिस इज द प्रोटेक्शन फंक्शन। सो वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज द प्रोटेक्शन फंक्शन, डेवलप ए पैकेज जिससे हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी लाइफ भी बढ़े और उसकी क्वालिटी जो है वो रिटेन रहे, ठीक है ना। सो विद दीज वर्ड्स आई हैंड ओवर द प्रोसीडिंग्स टू माई स्टाफ, दे विल डेमोंस्ट्रेट यू प्रैक्टिकली कि हम ये सब कैसे करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू। Hansa and I'm a PhD student in the FST department. तो मेरा जो रिसर्च का काम है दैट इज कन्फर्म टू द पैकेजिंग मटेरियल, ठीक है। तो मेरा काम जो है वो एडिबल कोटिंग्स पे है। जैसे कि अभी तक आपको सर ने बोला कि हमारा जो पहला प्रैक्टिकल है दैट इज़ द एडिबल कोटिंग। हम लोग इसमें फ्रूट्स को ऊपर कोट करते हैं ताकि इसकी शेल्फ लाइफ को जो है हम एक्सटेंड कर सकें।
अब हम नहीं क्लेम कर सकते कि बहुत ज़्यादा एक्सटेंड, अगर पहले 10 दिन इसकी शेल्फ लाइफ थी तो 10 दिन से हम लोग 14 डेज टू सम एक्सटेंड। तो फार्मर के लिए 4 डेज भी वो एक सफिशेंट टाइम होता है, ठीक है। तो 4 दिन 5 दिन हम लोग लाइफ को एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कोटिंग है डैट इज़ परमिएबल। हम लोग ने इसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, इसकी जो गैसेज या एक्सचेंज हो रहा है हम लोग रिस्ट्रिक्ट करते हैं टू सम एक्सटेंट। तो ये भी परमिएबल कोटिंग ही होती है, जैसे फ्रूट का अपना स्किन परमिएबल होता है, गैसेस को छोड़ता है या वाटर को लूज़ करता है, गैसेस को इनवाइट करता है। तो हमारी कोटिंग भी, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ों से बनी हुई होती है, तो इसकी कोटिंग जो है ना ये भी परमिएबल ही होती है। लेकिन अब ये एक, जैसे इसका अपना स्किन है, हम कहेंगे ये इसका नेक्स्ट स्किन बनता है, 2 स्किन्स बनते हैं, ठीक है। तो ये टू सम एक्सटेंट इसकी शेल्फ लाइफ जो है एक्सटेंड करता है। अब हम कोटिंग अब अलग अलग, क्योंकि हम एडिबल कोटिंग क्लेम कर रहे हैं, तो ये एडिबल चीज़ों, नेचुरल चीज़ों से ही बना होता है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन्स हो, लिपिड्स हो, सबकी अलग अलग फंक्शनैलिटी है, ठीक है। अभी जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं डैट इज CMC, नेचुरली अवेलेबल है, ये भी नेचुरल सोर्स से बना हुआ है। अब CMC जो है ना इसके अपने एक एडवांटेज है, लेकिन हम अब यहाँ पे कुछ नए नेचुरल सोर्सेज भी यूज़ करते हैं। जैसे हमारा लैब में काम है, हमने क्वीन सीड्स हम सब ने खाया हुआ है, उसके जो सीड्स थे हमने उसमें से निकाला है ये म्यूसलेज। तो ये भी एक इफेक्टिव वे है हम किस तरीके से इसको कोटिंग करेंगे, एक नेचुरल सोर्स से। यहाँ पे हम लोगों ने अब जो मार्केट में अवेलेबल है CMC, दिस इज ऑल्सो एडिबल सोर्स, क्योंकि ये सेलुलोज से बना होता है, ठीक है। हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से वर्क करता है। ये हमारे यहाँ पे मैग्नेटिक स्टायरर है, इसमें हम लोग सिंपल पहले डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करते हैं, और ये कंटिन्यूसली स्टायर इसलिए होता है क्योंकि जब हम इसमें कोई मटेरियल ऐड करते हैं ताकि अच्छे से स्टायर हो जाए, एक कंप्लीट होमोजेनाइज्ड सोल्यूशन बने, ठीक है। इसका रेशो जो है डिपेंड करता है हम लोग कौन सा कोटिंग मटेरियल यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे CMC ले रहे हैं तो ये 1:100 रेशो में जाता है। आपका 100 ml पानी है और 1% हमारा इसमें जाता है CMC, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको 500 ml लिया है, तो ये मैंने 5 ग्राम वेट करके रखा है, ठीक है। इसको अगर हम लोग कंटिन्यूसली ऐसे ऐड करेंगे तो इसमें लम्प्स बनने के चांसेस होते हैं, तो हम लोग इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते हैं ताकि ताकि ये होमोजेनाइज मिक्सचर बन जाए फॉर सब्सिक्वेंट ऑपरेशन है। अभी जो हम यहाँ पे ले रहे हैं ये प्लांट सोर्स है, इसमें हम लोग एनिमल सोर्स यूज़ करते हैं, लेकिन उसका फिर अपना ये होता है कि कुछ लोग जो है एनिमल सोर्स से ली हुई चीज़, बनी हुई चीज़ नहीं लेना चाहते हैं, तो प्लांट सोर्स इसलिए बेटर रहता है। इसके डिफरेंट टेक्निक्स है। ये जो हम ये यूज़ कर रहे हैं ना, दैट इज बुक कोटिंग, इसको हम लोग बुक कोटिंग करते हैं। फ्रूट को आपने उठाया और डिप किया, फिर अगर हम लार्ज स्केल में करेंगे, लार्ज स्केल में आपको बल्क क्वान्टिटी में आपको वैसे ही कंटेनर्स करने चाहिए जिसमें आप एट द टाइम उनको डिप कर सकते हैं। सेकेंड जो टेक्निक है दैट इज स्प्रे टेक्निक, आपने सीधे गन से यूज होते हैं, उसमें स्प्रे करते हैं। हमारा रिसर्च पर्पस के लिए डिप कोटिंग बेटर होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रिसर्च करते हैं। मैम इसका टेम्परेचर कितना रखना चाहिए वाटर का? वाटर का हम लोग चाहे, क्योंकि हम लोग उसमें मटेरियल ऐड करें, पहले हम लोग वाटर को सीधे बॉईल होने देते हैं। अब यहाँ पे बॉईल नहीं होता, बॉईल हो गया, उसके बाद हम इसको टेम्परेचर को कम करते हैं, अप टू 45 हम रखते हैं जब हम उसमें मटेरियल ऐड करते हैं, ठीक है जी। 45 हम मैसेज ग्रुप जब तक ये सोल्यूशन पूरा नहीं मिक्स होता, इसी में हम लोग अगर इस टाइम अगर आपको एंटी माइक्रोबियल कोटिंग बनानी है या फिर एंटीऑक्सीडेंट रिच कोटिंग बनानी है, तो इसी स्टेज पे फिर आपको अपने एसेंशियल ऑयल भी ऐड करना है। मैंने इतनी कोटिंग को करने जैसे एंटी माइक्रोबियल और दूसरी को मिक्स करके एक ही कोटिंग होती है, इसमें सब काम हो जाए अपने। क्या क्या मतलब आपने बोला कि एंटी माइक्रोबियल कोटिंग वो अलग से होती है, नहीं, अलग से नहीं, वो यही सोल्यूशन है। सब एक साथ ही ना? हाँ, इसी में एसेंशियल ऑयल ऐड करोगे, इसी में आप एसेंशियल ऑयल के एक जो सर्विकल के प्रोबायोटिक्स ज़्यादा है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रोबायोटिक्स इसी में ऐड होते हैं, फ्लेवर ऐड करते हैं वो भी हम इसी में ऐड करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट बनानी वो भी हम इसी में ऐड करते हैं।
इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए हम लोग कभी कभी अल्ट्रासोनिकेटर यूज़ करते हैं। वो इसके लम्प्स को जो है ना वो ब्रेक करता है, ठीक है। अल्ट्रासोनिकेशन हाँ, उसकी एक फंक्शनलिटी भी है ना, वो ब्रेक डाउन करता है। तभी तो हम कहते हैं कि हमने अल्ट्रासोनिकेट किया, इसने नैनो फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो अभी अगर इसका साइज 100 माइक्रोमीटर है, इसका नैनो में जाएगा, क्योंकि वो ब्रेक डाउन करता है ना सैंपल्स को बाय द प्रोसेस ऑफ कैविटेशन। बड़े अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ये जो है ना हमारा इसी तरीके से उसमें भी फिल्म्स बनाने का भी सिंपल यही प्रोसीजर है। उसमें हम लोग कोई रो सोर्स लेते हैं, उसमें क्या है कि हम लोग फिर इस सोल्यूशन को इन पेट्रिक, वो बड़े पेट्रिक्स होते हैं, जैसे से फिल्म बनानी हमें अभी अवेलेबल नहीं है लैब में, वो बड़े पेट्रिक्स होते हैं। डिपेंड करता है आप किस तरीके से बनाओगे। हमारे लिए ये कन्वीनियंट था तो हमने ये यूज़ किया। कुछ रेक्टेंगुलर शीट्स होते हैं जिस हिसाब से आपको बनानी होती है। यही सोल्यूशन हम लोग अपनी पेट्रिक में डालते हैं, लेकिन उसमें ऐड होता है टूइन और ग्लाइसरॉल, 2 और मटेरियल्स। अगर आपको फिल्म बनानी है, कोटिंग के लिए आपका रिक्वायर्ड नहीं होता, कोटिंग में आपने सीधे डिप किया, सोल्यूशन है, दिस इज इट। लेकिन अगर आपको यही फिल्म में कन्वर्ट करना है तो आपको और 2 पैरामीटर्स में 2 चीज़ें आपको उसमें ऐड करनी होंगी। फिर आप सिंपल इस पेट्रिक को ओवन में रखते हो फॉर ओवरनाइट 48 डिग्री सेल्सियस पे, तो नेक्स्ट डे वो आपकी फिल्म बनेगी। तो फिर उस फिल्म को आप उठा के यूज़ कर सकते हो, ठीक है। समझ आ गया आपको। यही सोल्यूशन आप पेट्री प्लेट्स में डालोगे, उसमें 2 चीज़ें एज प्लास्टिसाइजर, क्योंकि इसका आप देखो थोड़ा सा प्लास्टिक नेचर है, वो भी नेचुरली होते हैं जो हम इसमें डालते हैं, ग्लाइसरॉल और टूइन। टूइन जो है वो इमल्शन को अच्छा बनाता है, और ग्लाइसरॉल जो है वो उसको एज अ प्लास्टिसाइजर। इसको हम किसी भी शेप में दे सकते हैं ना। हाँ हाँ, वही मैं कह रही हूँ ना, हमारी रिक्वायरमेंट किस तरीके की थी और अवेलेबल लैब में ये था, तो हमने ये बनाया। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से बनाओ। ये इडेबल होता है। ये एडिबल होता है, लेकिन फिल्म्स को हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती, हमने इस पर एडिबल टेस्ट नहीं किया हुआ है, ठीक है। जैसे कोटिंग है ना, आप अगर क्लेम कर रहे हो, आप कोट दे रहे हो, डेट ये एडिबल ही होना चाहिए, इसका सोर्स यही होना चाहिए, ठीक है। सेलुलोस इज एडिबल, ऑलरेडी ये लिटरेचर में है कि सेलुलोस एडिबल है, तो हम लोग इसीलिए मार्केट में अवेलेबल। देखो मैंने यहाँ पर रिसर्च किया, मैंने क्वीन सीड्स से ये पाउडर निकाली है, उसका गम जो सीड्स में था मैंने उसको एक्सट्रैक्ट करके फिर उसका पाउडर बनाया, तो ये मेरा क्वीन से निकाला हुआ सोल्यूशन। अब मैं CMC की तरह सेम ऐसे जैसे मैंने CMC पाउडर इसमें ऐड किया, मैं क्वीन सीड पाउडर इसमें ऐड करती हूँ, सीधा इमल्शन बनता है और मेरा कोटिंग हो रहा है, ठीक है। इसका कितना यूज़ करते हैं? ये मेरा जाता है 1%। अगर आप प्रोटीन यूज़ कर रहे हो ना, प्रोटीन का रिएक्शन थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि वो आपको वो इमल्शन प्रॉपर्टी नहीं देता है। देखो मैंने ये ऐड किया, आपको सीधे लग रहा है कि ये अच्छी कोटिंग बन रही है, लेकिन अगर आप प्रोटीन ऐड करोगे ना, क्योंकि प्रोटीन अच्छे से बाइंड नहीं होता है वाटर के साथ, तो आपका उस टाइम रेशियो चेंज हो जाता है। आप 5% डाल रहे हो फॉर 100 ml, इसमें हम 1% डालते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, यूजुअली वो 1% जाते हैं, यूजुअली सबका नहीं होता, यूजुअली 1% जाते हैं फॉर 100 ml, लेकिन अगर आप प्रोटीन ले रहे हो दैट इज 5% या 100 ml, ठीक है। मैम ये सिर्फ एप्पल में यूज कर सकते हैं? हाँ एप्पल में ही यूज कर सकते हैं? हाँ, इसका वाटर बाहर निकल गया, ये भी अच्छा बस सर, बस आ गया, वीडियो आ गया। बहुत अच्छा देखो जैसे ये मैंने थाइम ऑयल निकाला था थाइम ग्रास से, बहुत कम क्वांटिटी निकलती है, तो मैंने यूज़ किया हुआ, कुछ भी बचा हुआ है, क्योंकि मेरा एंटी माइक्रोबियल कोटिंग था जो आप अभी कह रहे थे, इसमें क्यों अलग है। मैं जैसे सोल्यूशन बनाती थी ना उसका, तो थाइम ऑयल इसी में इन्वर्ट हो जाता है, कुछ ड्रॉप्स जाते हैं, परसेंटेज अलग अलग होती है। ये ऑयल में इसमें अगर इंकॉर्पोरेट करेंगे ना, ये सिंपल है, मैंने एक्सट्रैक्ट किया था थाइम से, थाइम ग्रास से, खुद से मैंने एक्सट्रैक्ट किया था, फिर मैंने ये भी कुछ ड्रॉप्स इस सोल्यूशन में ऐड किए थे, तो हमारा वो कोटिंग जो है वो एंटी माइक्रोबियल रिच कोटिंग है, ठीक है। जैसे मैं जो कोटिंग होती है उस कोटिंग को अपन फ्रूट्स पे कर रहे हैं, तो उससे अपन जो फ्रूट का वैल्यू एडिशन भी कर सकते हैं। जो कोटिंग में वही अपन मैं कह रही हूँ, मटेरियल कुछ भी यूज कर रहे हैं, आप कुछ भी उसमें ऐड उसमें करो, अपन एडिशन कर सकते हैं ना, विटामिन वगैरह का। तभी तो मैं कह रही हूँ प्रोबायोटिक्स भी अब ऐड होते हैं, एनकैप्सुलेटेड प्रोबायोटिक्स में आपको इनफैक्ट फ्लेवर भी अगर ऐड ऑन कर रहे हैं ना, आप वो भी कर सकते हो, कलर ऐड करना है वो भी ऐड कर सकते हो, परसेंटेज जो है वो लेकिन फिर वो
एक पहली चीज आप एडिबल अगर क्लीन कर रहे हैं तो अंदर और फिर उससे तो रेट भी बढ़ेगी ना इसकी, एप्पल की रेट बढ़ जाएगी। अगर आप किसी भी चीज़ में फंक्शनल वर्ड ऐड कर रहे हो ना, फंक्शनल, तो आपका रेट ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है, क्योंकि फंक्शनल वर्ड आपने यूज़ किया, डेट मीन्स यू आर इनकॉर्पोरेटिंग समथिंग न्यू इन इट। जब हम बाहर से कोई नई चीज़ इनकॉर्पोरेट करेंगे तो ऑब्वियसली रेट बढ़ेगी। क्या इसी को बायो फोर्टिफिकेशन बोलते हैं? कह सकते हैं इसे सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब अभी जो लास्ट अभी बहुत टाइम तक चलेगा, बिकॉज थोड़े बहुत बच गए हैं। हम यूजुअली सिर्फ अल्ट्रासाउंड देखते हैं। सिंपल इसका प्रोसेस है कि आपने फ्रूट उठाया किया, ये वरना सोल्यूशन इतना गर्म नहीं होना चाहिए, पहले हम उसको थोड़ा बहुत हाँ थोड़ा सा, और फिर थोड़ा सा बहुत स्टेबल रखना चाहिए। बहुत गर्म है अभी, अब मैं आपको दिखाने के लिए दिस इज 1 डिप, 1-2 डिप देने पड़ते हैं ताकि क्लियर, जितना ही सोल्यूशन क्लियर होगा ना उतना इसमें फ्रूट में आपको क्लैरिटी आएगी। अभी ये सोल्यूशन पूरा डिजोल्व नहीं हो गया था, अब क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है। ऐसे गर्म करके नहीं मैं वही कह रही हूँ ना, इतना टेम्परेचर नहीं होना चाहिए इसको। आपको थोड़ा बहुत, ये मैं आपको अभी इस टाइम दिखा रही हूँ। जैसा आपने डायरेक्टली उससे उतार ना करना है ना, वैसे नहीं करना है, नहीं, इसको थोड़ा सा टाइम देना वही है। मैं कह रही हूँ ना, ये बहुत गर्म है, ऐसे नहीं करना था, पहले थोड़ा टाइम वेट करना था। तो मैम कितनी देर तक इसको इसमें डिप करके रखना है? बस इतना ही, चंद सेकंड के लिए। कवर आपको दिखना चाहिए कि ये कवर हो रहा है। कवर हो रहा है, कुछ लेयर चढ़ना चाहिए, इस पे हाँ। दिखनी चाहिए बस। ऊपर हो जाएगा। ये अच्छा है, अच्छा काम है, कर सकते हैं। इंटीग्रेशन कितना आता है ये सब चीज़ें का वैल्यूएशन करके बस कुछ ना करो, कुछ ना करो। मैम when we add oil no मैम that time agitation करना है, वो कंटिन्यूस से एजिटेट हो रहा होना चाहिए तब, इसी पे होना चाहिए, स्टायरर पे ही, लेकिन टेम्परेचर 40 से कम, क्योंकि एसेंशियल ऑयल्स है, ये डिग्रेड हो सकता है। मैम इसके कुछ इसका बस ये है कि आपको, ये हम कहते हैं लिमिटेशन ये कि आपको हर 5 मिनट के बाद इसकी रोटेशन चेंज करनी है ताकि हर साइड से इक्वली ड्राई हो, ठीक है। इसी तरीके से अब आपको इसको ओवरनाइट छोड़ देना है, लेकिन कुछ टाइम के बाद इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है ताकि ये इवनली ड्राई हो। जब ये ड्राई होगा ना तो इसमें एक नेचुरल शाइन आएगी, ठीक है, और आपका एक मटेरियल फार्मर के लिए कैसे, वो डिप कोटिंग उनके लिए स्प्रे कोटिंग बेटर है, क्योंकि वो आपने स्प्रे कोटिंग की और छोड़ दिया फ्रूट को। यस मैम। मैम इसकी कुछ लिमिटेशन वगैरह? लिमिटेशन यही है ना इसकी, आप देखो, आप पहले आपने बोला, इन्होंने बोला कि फार्मर के लिए कैसे, हाँ तो वो स्प्रे तो अभी उतना ही, तभी मैं कह रही हूँ ना, अभी उतना इस पे काम इसीलिए हो रहा है कि हम किस तरीके से इसको मोर एफिशिएंट बना सकें, क्योंकि अगर आप लार्ज स्केल पे कर रहे हो तो आपको दिखना है। और इसकी शेल्फ लाइफ अगर वहाँ हम कह रहे हैं, क्लेम करें एडिबल कोटिंग से 2 दिन एक्सटेंड हो रही है, हाउ वी कैन इम्प्रूव इट, ठीक है। तो ये था कोटिंग का। इसी तरीके से ये जो हमने आपको भी बोला कि फिल्म जो है सीधा आपका सोल्यूशन इसमें जाएगा, ओवरनाइट इसको छोड़ देना है, नेक्स्ट दिन आपकी फिल्म तैयार है, ठीक है। किसी को और कुछ पूछना है? लास्ट क्वेश्चन, मशरूम्स में हो सकता है ये? शुरू में करते हैं, हमारी लैब, मुझे नहीं पता कमर्शियली है अवेलेबल कि नहीं, लेकिन हमारी लैब में रिसर्च हो रहा है। रिसर्च हो रहा है। इसमें become a substrate for microorganisms, नहीं, नॉट फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, the one which grows nutrients। लेकिन आप एट सेम टाइम आप इसमें एंटी माइक्रोबियल एजेंट भी ये तो ऐड कर रहे हो ना, तो दैट एक्ट्स एज अ बैरियर, वो कंप्लीट आपको नहीं पता। ये थाइन ग्रास जो है ना, जब मैं इस पे काम कर रही थी, हाउ इफेक्टिव इट इज, मुझे हाथ में लिटरली दर्द हो रहा था, इतना स्ट्रॉन्ग होता है। तो आपको 0.01% हम डालते हैं इसमें, आप देखो माइक्रोब्स पे किस तरीके से इफेक्ट करता होगा। तो हम एंटी माइक्रोबियल, तो पहला एंटी माइक्रोबियल हाँ कॉम्बिनेशन करना। उपयोग कर सकते हैं। इसकी फिल्म बनाने का सोल्यूशन सेम रहेगा, बस इसमें 2 इंग्रेडिएंट और ऐड होंगे। हाँ, अब फिल्म का जैसे यूजुअली काइटोसिन को हम देखते हैं ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टी है, यूजुअली काइटोसिन फिल्म अच्छी बनती है। CMC बहुत कम यूज़ होता है फिल्म्स के लिए। सोडियम आल्जिनेट है, उसकी प्रॉपर हम देखते हैं असल में कौन सा पॉलीमर ऐसा है जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि देखो कोटिंग के लिए आपको स्ट्रेंथ नहीं अप्लाई होगी, आपको मत करना है स्ट्रेंथ के साथ कुछ, लेकिन जब आप फिल्म्स की बात कर रहे हो ना तो स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। देखो ये
इसकी स्ट्रेंथ एटलीस्ट इतनी तो होनी चाहिए। तो हम जब आप फिल्म बना रहे हो आप ऐसा पॉलीमर यूज़ करोगे जिसकी स्ट्रेंथ एटलीस्ट आप देखोगे कि कैसी है। काइटोसिन यूजुअली यूज़ होता है, सोडियम आल्जिनेट यूज़ होता है, ये डिकम्पोज होता है क्योंकि ये नेचुरल सोर्स से यूज़ किया है आपने। हाँ, वो पॉलीथीन नहीं है। ये पॉलीथीन नहीं है, ये आल्जिनेट से बना है, सोडियम आल्जिनेट से। और कुछ? ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। तो इसका वेजिटेबल वो हो सकता है। जो ड्रॉप होते हैं ना पहली ड्रॉपिंग स्टेज होता है वो जो फ्रूट ड्रॉप होता है मुझे वो समझ, लेकिन हम लोग जो एडिबल कोटिंग बात कर रहे हैं ना सी ग्रेड के लिए, ये इज नॉट इफेक्टिव क्योंकि देखिए जब हमने इस पर कोटिंग किया ना सी ग्रेड एप्पल में कहीं ना कहीं ब्रोजिंग हो गई होती है, कुछ कट आ गया होता है। अच्छा ठीक, नहीं मतलब देखो मेरा, आप ये किसी एक्सपर्ट से बात करोगे क्योंकि मेरा जो रिसर्च फील्ड है ना दैट इज कोटिंग एंड पैकेजिंग, मेरा पल्प वगैरह से कुछ नहीं है। हाँ, अगर आप मुझे कहोगे कि सीक्रेट एप्पल को कोटिंग कर सकते हो तो मैं कहीं कह सकती नहीं, क्योंकि हम लोग कोटिंग के लिए पहली रिक्वायरमेंट है कि आपका फ्रूट जो है ना वो विदाउट एनी डिजीज, विदाउट एनी ब्रूज, विदाउट एनी कट होना चाहिए, क्योंकि आपका फिर कोटिंग करने का कोई फायदा है नहीं। अगर आपने फ्रूट को ऊपर से कोट किया और अंदर से ऑलरेडी वो कट था तो उसमें वो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते रहेंगे, वो ऑलरेडी खराब हो जाएगा। तो हम लोग एक बैरियर बनाते हैं तभी जब हमारा फ्रूट कंप्लीट फ्रेश और मतलब वो ए ग्रेड आप कह सकते हो। कोटिंग के लिए हम लोग सी ग्रेड नहीं रिकमेंड करते। हाँ अलबत्ता आप कह रहे हैं आप तो आप जो भी सजा सकते हैं क्योंकि ये सब मास्टर एक्टिविटी तो आप इनसे बात करके पूछ सकते हैं इस तरीके से। ओके थैंक यू। सो आज हम करने जा रहे हैं आपको एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन WVTR का। WVTR मीन्स वाटर वेपर ट्रांसमिशन रेट एनालाइजर। एक इक्विपमेंट है इसका जिसमें हम मेजर करते हैं WVTR। WVTR एज आई सेड इट इज़ वाटर वेपर ट्रांसमिशन रेट। तो हमारे पास बेसिकली इसमें फ्रूट्स की क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। एज फार एज आवर डिपार्टमेंट इज कंसर्न, आवर डिविजन इज कंसर्न, इट इज़ रिलेटेड टू फूड टेक्नोलॉजी। तो इस इक्विपमेंट का रोल क्या है फूड साइंस में या फूड टेक्नोलॉजी में, वो हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि जो भी हमारे पास फूड मटेरियल होता है, अगर हम प्रोसेस करते हैं उस फूड मटेरियल को, हम कोई प्रोसेस फूड डेवलप करते हैं, उसकी फिर शेल्फ लाइफ मेंटेन करने के लिए या क्वालिटी मेंटेन करने के लिए उसकी प्रॉपर पैकेजिंग होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो किसी टाइम पीरियड के लिए शेल्फ स्टेबल रहे, उसकी क्वालिटी इंटैक्ट रहे और वो माइक्रोबियल सर्वाइवेंस से फ्री रहे, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें मेन आ जाती है, एक तो क्वालिटी है, दूसरा है सेफ्टी, ठीक है। दोनों चीज़ें फूड कंजप्शन के इस हिसाब से कि दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो क्वालिटी भी इंटैक्ट होनी चाहिए और दूसरा ये फूड सेफ भी होना चाहिए। तो उसमें पैकेजिंग का एक बड़ा रोल रहता है, ठीक है। हम किस पैकेजिंग मटेरियल में इस फूड को पैक करेंगे ताकि हमारी ये दोनों चीज़ें ठीक हो जाए, ठीक है। तो अगर हम कोई भी पैकेजिंग मटेरियल ले लेंगे उसकी एक स्टैंडर्डाइजेशन करनी पड़ती है। लाइक स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स ये है कि हमारा वो पैकेजिंग मटेरियल कैसा होना चाहिए ताकि उसमें जो वाटर वेपर का ट्रांसमिशन हो वो उतना कम हो या उतना मॉडरेट हो, उस हिसाब से हो कि वो जो फूड इसके अंदर है वो सेफ रहे और उसकी क्वालिटी इंटैक्ट रहे। तो बेसिकली वाटर वेपर ट्रांसमिशन रेट के लिए हम यूज़ करते हैं। आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल होती है, चाहे लैमिनेट हो, चाहे प्लास्टिक हो, चाहे पॉलीथीन हो, पेट हो, बोतल हो, ठीक है, इसमें वाटर पैक करते हैं या सिंपली पॉलीइथाइलिन प्लेट ये हो, पॉलीइथीन का ये हो, ठीक है, पैकिंग जो आप देखते हैं, या डिफरेंट लैमिनेट्स में डिफरेंट आते हैं, ठीक है, या एल्यूमिनियम पैकेजिंग हो। तो बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो हम फूड पैकेजिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो उनकी वाटर वेपर ट्रांसमिशन के लिए हम इस मशीन का इस्तेमाल करते हैं, का इस्तेमाल करते हैं। अब ये लैमिनेट का हम टेस्ट कैसे करेंगे, इसमें
वो मैं थोड़ा सा यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करता हूँ। सपोज ये हमारे पास ये लैमिनेट है, पैकेजिंग मटेरियल है, ये इसका कटर है, ठीक है। पहले हम एक स्पेसिमेन साइज जो है, एक डेफिनेट साइज होता है इसका, वो हम कट करेंगे आउट ऑफ दिस पैकेजिंग मटेरियल। इसको हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल रख के 360 डिग्री थोड़ा सा प्रेस करके रोटेट करेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका एक स्टैंडर्ड साइज कट हो गया, ठीक है। तो इस कटर में बेसिकली ब्लेड्स लगे होते हैं नीचे से, एंड हम ये रबर पैड यूज़ करते हैं इसके लिए ताकि ब्लेड्स डैमेज ना हो जाए और एक स्पेसिफिक साइज का ये कट जाए, ठीक है। कितने डायमीटर का है ये सर अपने लिए तो डिफरेंट का होता होगा ना? बिल्कुल, ये मशीन के हिसाब से, मशीन के हिसाब से, मशीन का जो होल्डर है। उसके बाद हमारे पास होता है ये सैंपल होल्डर। सैंपल होल्डर में डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे ये है पहले डिश, इसमें हम बोलते हैं सैंपल डिश या वाटर डिश बोलते हैं। इसको हम फिल करते हैं विद वाटर। तो यहाँ पे अंदर आप देख सकते हैं ये एक मार्क दिया हुआ है अंदर वाला, ठीक है। यहाँ तक हम फिल करते हैं इसको, ठीक है। अब जो ये वाटर वेपर ट्रांसमिशन रेट है थ्रू अ पैकेजिंग मटेरियल, ये डिफरेंट पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है कि कितना वाटर वेपर ट्रांसमिशन थ्रू अ पैकेजिंग मटेरियल हो जाए। जैसे हमारा एटमॉस्फेयर है, फॉर एग्जांपल, एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी कितनी होगी उस हिसाब से फ़र्क पड़ता है, वो अफेक्ट करता है वाटर वेपर ट्रांसमिशन में। दूसरा, एटमॉस्फेयर में या एयर में टेम्परेचर कितना हो, टेम्परेचर पे एक फैक्टर बनता है। और तीसरा ये है कि हमारी एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी वगैरह, ठीक है। तो हम जो वाटर वेपर ट्रांसमिशन ये वाला जो है लैब थिंग का, इसमें हम जो स्पेसिफिक कंडीशंस हम सेट करते हैं वो यूजुअली होता है 90% ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड 37 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो हमने इस डिश को फिल किया वाटर से ताकि अंदर का जो एनवायरनमेंट है उसमें वाटर रहे। फिर हम इसके ऊपर लगाते हैं दिस लैमिनेट या जो पैकेजिंग मटेरियल होता है, इसका टेस्ट तो एक, करना होता है। हाँ, तो एक बैरियर बन जाता है। फिर क्या करते हैं, इसको हम इसमें मशीन में डालते हैं। इसको ये ग्रेविमेट्रिक मेथड है। बेसिकली क्या होता है कि जब मशीन में डालते हैं ये हीट हो जाता है ये वाटर, ठीक है, इसके वेपर्स बन जाते हैं, एंड वही वेपर्स फिर वही वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स इस पैकेजिंग मटेरियल के थ्रू बाहर आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब हम डालते हैं पहले इसको अंदर मशीन में, इसका ही वेट नोट डाउन करता है पहले। फिर ड्यूरिंग 24 आवर्स इसमें से कितना वाटर लूज हो जाएगा थ्रू दिस पैकेजिंग मटेरियल, वो माइनस करके हमें फिर रीडिंग मिल जाती है लास्ट में। तो सर ये जो आपने सेप काटा है तो कम्प्लीटली इसी के सेप का होना चाहिए, एग्जैक्टली, बिल्कुल, है ना? इसी ये के सेप का होना चाहिए। बेसिकली ये मशीन के साथ दिया हुआ है अपने स्टैंडर्ड साइज का, तो उस हिसाब से बिल्कुल उसी साइज का कट चलता है। तो इस मशीन में हम खाली इसी साइज का यूज बना सकते हैं, बना सकते हैं। बिल्कुल। दूसरा फिर ये इसमें पैड है, ये एक दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम लगाते हैं ये, इसको सीलिंग पैड बोलते हैं हम। उसके बाद लगाएंगे टेस्ट स्पेसिमेन जो हमने काटा है अभी। उसके बाद एक ओरिंग ये वाली बीच वाली है ब्राउन कलर की ओरिंग के बाद है सीलिंग गैस्केट इसको बोलते हैं, ठीक है। फिर लास्ट में इसका ये है लिड। सर अभी सेट नहीं हुआ क्या? सॉरी, सेट नहीं हुआ क्या वो चीज़?
इसको हम बाहर भी कर सकते हैं इससे फिट, हाँ, ताकि पूरा इसमें घुस जाए। फिर हमारे पास ये मानो आप एक लॉकिंग डिवाइस है इसके लिए, इसमें नॉचेस दिए हुए हैं 1 2 और 3, ठीक है। इसको हम ऐसे फिट करेंगे और इसे टाइट करेंगे, हाँ, ताकि ये पूरा सील हो जाए। क्यों? अगर वो होगा तो क्योंकि अगर एनवायरनमेंट में कोई वाटर होगा वो बाहर से अंदर ना जाए, तो हमारा जो ग्रेडियंट बन गया वो अंदर से बाहर वाला बन गया। हमने अंदर पूरा फिल करके रखा वाटर से, तो एक हेवी ग्रेडियंट बन गया वाटर का। जो भी वाटर अब आना है वो अंदर से बाहर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सैंपल रेडी हो गया। इसको हम बेसिकली 3 स्पेसिमेन एक साथ लगा सकते हैं इस मशीन में। इसमें एक भी होता है अपने हिसाब से, कंपनी के हिसाब से, तो इसमें 3 का रखा हुआ है। ये कैबिनेट है इसका, ठीक है, हीट सील कैबिनेट, ठीक है। इसमें जैसे आप अंदर देख सकते हैं इसमें 3 चैम्बर 1 2 और 3, ठीक है। इसमें मार्क किया हुआ है 1 2 एंड 3। वो ऐसे राउंड भी आएगा ना, एक भी यूज़ कर सकते हैं, 2 भी यूज़ कर सकते हैं, 3 भी एट ए टाइम यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको, इस सैंपल डिश को इसमें डाल देंगे फर्स्ट प्लेस पे, ठीक है जी। इसको बंद किया और फिर यहाँ से कवर किया। फिर हम जाते हैं सिस्टम में। सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर है जो कंपैटिबल है इस मशीन के साथ। सॉफ्टवेयर में हम सेटिंग करते हैं, पैरामीटर सेट करते हैं, हमें क्या पैरामीटर्स रखने हैं एनवायरनमेंट वाले, जैसे टेम्परेचर और हीट, ठीक है। और हम फिर टेस्ट को चला देते हैं। एंड टेस्ट चलाने के बाद ये 24 आवर्स लेता है प्रोसेस को कंप्लीट होने में। तो जो इसका यूनिट बनता है फिर वो इटसेल्फ पर डे के हिसाब से होता है। इट इज़ ग्रेविमेट्रिक मेथड, जैसे मैंने पहले बोला कि पैकेजिंग मटेरियल के थ्रू कितना वाटर वेपर या कितना वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसका यूनिट बनता है ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर डे और पर 24 आवर, ठीक है। तो एक दिन में कितना हमारा वाटर वेपर इस पैकेजिंग मटेरियल के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाता है। तो उसी हिसाब से फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमारी फूड मटेरियल को कौन सा पैकेजिंग मटेरियल सूटेबल हो जाए, ताकि वो एक, फॉर एग्जांपल हमारा टारगेट होता है 1 मंथ के लिए हमें दुकान पे एक चीज़, बिस्किट का पैकेट है, चिप्स का पैकेट है, कोई भी है, फ्लावर है, पाउडर्स है, जो भी है, तो हमारी शेल्फ स्टेबिलिटी फॉर एग्जांपल इतनी होनी चाहिए 30 डेज़ की। तो हम इस हिसाब से फिर डिज़ाइन करते हैं पैकेजिंग। इस हिसाब से हम फिर कैलकुलेट करते हैं कि 30 डेज़ में कितना इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा, ताकि वो जो हमारे पास फूड प्रोडक्ट है, चाहे बिस्किट हो, चाहे आटा हो, चाहे पाउडर हो, कोई भी, ताकि वो उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे। सिस्टम चलता रहेगा, ठीक, हाँ बिल्कुल। ये ओवरनाइट हमें रखना पड़ता है, सिस्टम चलता है सारा इसी में आएगा। हाँ, कल को जब आती हैं 24 आवर्स के बाद इसको चेक करते हैं, सेल्फ रिजल्ट देता है यहाँ पे, ठीक है। सर इसके अंदर का टेम्परेचर क्या रहता है? कभी इसकी लाइट्स वगैरह चलेगी तो भी वो हम यहाँ पे जो हम यहाँ पे फूड करते हैं, अच्छा वो रहेगा। वैसे यहाँ इसके पे- स्टेप्स ये है ना सर, ये 8 स्टेप्स में होगा ना ये? हाँ ऐसे ही है। जैसे आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्विच ऑन किया इक्विपमेंट को, कंप्यूटर को, सॉफ्टवेयर में लॉगिन हुआ, फिर प्रिपेयर द सैंपल जैसे हमने किया अभी एज पर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, ठीक है। प्लेस द प्रिपेयर्ड सैंपल ऑन प्लेटफॉर्म जो हमने अंदर रखा अभी, उसके बाद हमें सॉफ्टवेयर में जाना है, सेट द टेस्ट पैरामीटर्स। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं सॉफ्टवेयर में यहाँ पे पैरामीटर्स दिया हुआ है, ठीक है।
कॉमन अगर हमें तीनों टेस्ट डिशेस के लिए कॉमन पैरामीटर्स रखने हैं तो हम रख सकते हैं, हम कॉमन पे ही करेंगे और वो तीनों के लिए एप्लीकेबल होगा। अब अगर अलग अलग हमें रखने तो वो भी हम रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टेस्ट डिश 1 है, ठीक है, यहाँ पे डालेंगे नाम इसका कोई जो भी, फॉर एग्जाम्पल लैमिनेट डाला फॉर एग्जाम्पल, S1 इसमें डालेंगे S1 ना, स्पेसिमेन 1, स्पेसिमेन मटेरियल क्या है, फिल्म, हाँ फिल्म, दिस इज पैकेजिंग ID फर्स्ट है ना, स्पेसिमेन ID जो भी होगा, फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी डाल सकते हैं, 1 2 3 स्पेसिमेन थिकनेस, बेसिकली हमारे पास और एक डिवाइस है, उससे हम फिल्म की थिकनेस मेजर करते हैं, क्योंकि इसका भी थिकनेस का, पैकेजिंग मटेरियल की थिकनेस जो है उसका भी एक अहम रोल रहता है, इम्पोर्टेंट रोल रहता है कि कितना वाटर वेपर इसके थ्रू परमेट हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। और इसके बाद चौथा फैक्टर है जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन ऑफ फिल्म क्या है, कंपोजिशन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल क्या है, वो भी एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है वाटर वेपर ट्रांसमिशन के लिए। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने रफली हम डालेंगे 125 माइक्रोमीटर, इट इज़ इन माइक्रॉन्स, हाँ माइक्रोमीटर, इसकी पैकेजिंग फिल्म की थिकनेस जो है। टोटल एरिया वो भी हमें ये इटसेल्फ ये डिसाइड, अभी कोई पूछ रहा था इसका एरिया कितना होगा, तो ये यहाँ से दिया हुआ है 33.18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका कांस्टेंट रहता है, ये कांस्टेंट रहता है, ये पैकेजिंग मटेरियल, उसके लिए डिवाइस अलग से दिया हुआ है जिससे हम थिकनेस मेजर कर सकते हैं ना, यहाँ से वो अलग से करनी है, फिर यहाँ पे फुट वैल्यू चढ़ना है बस। तो यहाँ पे सबमिट किया, सबमिट करके हमने पैरामीटर सेट किए। अब अगर आप अंदर से देख सकते हैं इसमें, जैसे हम यहाँ पे रोटेट करेंगे, अब देखिए अंदर, रोटेट हो गया सैंपल डिश, वो एक प्लेटफॉर्म पे आ गया, ठीक है। तो इसने यहाँ पे क्या किया, इसको इसने वेक किया इसको, अभी जब हम स्टार्ट में इनिशियली हम लगा रहे हैं टेस्ट, इसने वेक किया इसको, तो अभी फॉर एग्जांपल इसका 250 ग्राम आ गया वेट, ठीक है। जब ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ये साइकिल्स में 3 साइकिल्स में होता है, ठीक है, तो उसके बाद फिर से ये लास्ट में इसको वेट करेगा, फिर से वेट करेगा, तो इसमें एक डिफरेंस आ जाएगी वेट में, ठीक, तब जाके लास्ट में जो 24 आवर्स के बाद आएगी वो कम आएगी ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें से वाटर वेपर निकलेगा, ठीक है, तो इसका वेट कम हो जाएगा। एंड ये प्रोसेसर जो है, ये सॉफ्टवेयर जो है, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके फिर हमें एंड रिजल्ट देता है इन द फॉर्म ऑफ ग्राम्स पर मीटर स्क्वायर पर डे। जैसे आप देखते हैं तो वो हट गया वहाँ से, प्लेटफॉर्म से उठ के अब अपनी जगह पे आ गया, दूसरी जगह पे। अगर हमें दूसरा सैंपल लगाना होगा तो लाइकवाइज हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे डालेंगे, दूसरे स्लॉट में, ऐसे आएगा, रोटेट करके यहाँ पे फिर से रोटेट, यहाँ पे ये हो गया हाईलाइट, ठीक से, ठीक है, 10 से 15 सेकंड रहता है, हाँ जितना उसको लगता है वेट करे, वो वहाँ से हट गया, दूसरा लगा सकते हैं, ऐसे ही तीसरा भी लगा सकते हैं। सर जब ये कम्प्लीटली हम टेस्ट के लिए डालते हैं तो ऐसे ऐसे घूमता है, हाँ ऐसे घूमते हैं, यहाँ पे रोटेट करना है, दूसरा सैंपल लगा सकते हैं, वो आएगा इसमें प्लेटफॉर्म पे, वेट हो जाएगा, हट जाएगा, तीसरे के लिए रोटेट करेंगे, तो तीसरा स्लॉट आ जाएगा यहाँ पे, फिर से वेट हो जाएगा, फिर से हटेगा, ठीक है। तो ऐसे करके 3 सैंपल हम एट अ टाइम कर सकते हैं इसमें। उसके बाद क्या करना है हमें, सिंपली यहाँ पे स्टार्ट करना। तो क्या होता है कि अभी ये स्टैंड बाय मोड में दिखा रहा है, पहले थोड़ा सा इक्विपमेंट हीट अप हो जाएगा, तब जाके इससे वाटर वेपर ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाएगा, एंड ये साइकिल्स में 24 ओवरनाइट हो जाता है, फिर ये कंप्लीट प्रोसेस, ठीक है। तो जब हम सुबह चेक करते हैं आफ्टर 24 आवर्स, यहाँ पे सीधे इसका रिजल्ट आया हुआ होता है। फाइन, थैंक यू। सर इस टूल्स का काम है, ये अंदर उसको एक इन्वायरमेंट देता है, एग्जैक्टली इसका जैसे मतलब हमने यही सेट काम किया है। यहाँ पे 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वो हमें सैंपल डिश के अंदर ही है, एंड 25 डिग्री ये टेम्परेचर नहीं है फॉर एग्जांपल, तो वो कैबिनेट का टेम्परेचर बन गया। ये वाला तो सर हम जैसे जो मटेरियल हम लोगों को पैकिंग करनी है, जी। जो हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है, जी।
वो मटेरियल हम ला के यहाँ चेक कर सकते हैं exactly. कि इसमें कितने देर में रिस्पायरेशन या जो भी एग्जैक्टली बेसिकली हम ये यूज़ ही करते हैं स्टैंडर्डाइज करने के लिए, किसी पैकेजिंग मटेरियल को बनाने के लिए, स्टैंडर्डाइज करने के लिए। इसे इसका डायरेक्टली कोरिलेशन है किसके साथ? क्वालिटी ऑफ द फूड। तो सर इसको आप अपने मतलब इस डिवीजन के लिए रखें या फार्मर्स भी जाके नहीं, बेसिकली हमारी जो लैब है हम इसको एनएबीएल एक्रेडिटेशन कराने जा रहे हैं, दैट इज इन द फाइनल फेज। अच्छा सर, तो अभी हम करा रहे हैं, जब ये एक्रेडिटेड हो जाएगी एनएबीएल से, फिर हम इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। इंडस्ट्री से भी सैंपल आएंगे और हमारी जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के बाहर जो स्टूडेंट्स हैं रिसर्च पर्पस के लिए, वो भी अपना सैंपल ला सकते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, सब फूड क्वालिटी के रिलेटेड है या कुछ और भी मटेरियल हो, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें खाली आप पैकेजिंग मटेरियल का ही नहीं है, इसमें हम क्लॉथ्स का भी कर सकते हैं या जैसे प्लास्टिक इंडस्ट्री है उसमें भी कर सकते हैं। तो डिफरेंट मटेरियल जैसे हैं पैकेजिंग मटेरियल्स या बाकी जो प्लास्टिक्स में जो मटेरियल यूज होते हैं उनका भी हम टेस्ट कर सकते हैं। तो एज फार एज आवर लेबोरेटरी इज कंसर्न, ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ फूड प्रोडक्ट्स के पर्पस के लिए बनाए हैं। थैंक यू सर। डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री, This instrument is also very useful for packaging. हाँ, पैकेजिंग और आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट, जैसे आप अभी आपने ऑक्सीजन, हाँ यस, तो आप एक डेमोन्स्ट्रेशन इसका। तो डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री ये किस पर्पस के लिए यूज़ होता है? हमारा कोई भी फूड मटेरियल हो उसका थर्मल बिहेवियर क्या रहता है, ठीक है, हम उसको जब किसी टेम्परेचर में डेवलप करके या ऐसे ही फ्रेश होगा, फॉर एग्जांपल वो किसी खास टेम्परेचर पे ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर वो कैसे बिहेव करता है, उसमें क्या क्या चेंजेस आ जाती है, इस इक्विपमेंट से हम वो एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो इसका डायरेक्टली है कोरिलेशन, जैसे मैंने बोला ये फूड सेफ्टी के लिए ही यूज़ होता है। हमारा अभी फॉर एग्जांपल एक मेन कंसर्न है फूड इंडस्ट्री में, वो है क्वालिटी अडल्ट्रेशन, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्टली उस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई प्योर चीज़ है, हम उसकी एनालिसिस करके यहाँ से एक ग्राफ हमें मिलता है, थर्मल ग्राफ उसका, ठीक है जी सर। तो अब अगर कोई अडल्ट्रेटेड होगा, अब अगर हम कोई अडल्ट्रेटेड सैंपल लाएंगे, उसका हम करेंगे यहाँ पे टेस्ट एनालिसिस करेंगे, उसका एक डिफरेंट ग्राफ आएगा। तो हमें उस हिसाब से पता चलती है कि ग्राफ्स में डिफरेंस आ गई और क्यों आ गई, ठीक है। अगर हम क्लेम करते हैं ये फॉर एग्जांपल प्योर मटेरियल था, लेकिन चूंकि प्योर मटेरियल का ग्राफ इसमें नहीं आ गया, तो इसमें कोई ना कोई अडल्ट्रेशन जरूर है। तो डायरेक्टली किस में यूज़ होता है? क्वालिटी चेकिंग के लिए, ठीक है। दूसरा इसमें है कि फॉर एग्जांपल हम हीटिंग, हम घर में पकाते हैं कोई खाने पीने की चीज़ फॉर एग्जांपल, या हीट करते हैं, फ्राई करते हैं, उस हीटिंग फ्राइंग वगैरह वगैरह पकाने कुकिंग के दौरान इसमें क्या क्या चेंजेस आ जाती हैं, केमिकल चेंजेस हैं, ठीक है। तो उसको भी उस एनालिसिस के लिए भी हम इस इक्विपमेंट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अच्छा, इसका मैं थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करके ये दिखा देता हूँ कि डिफरेंट टेम्परेचर रेंज तक ले जाते हैं ना इसमें। जी बिल्कुल, हाँ? इसमें हम माइनस टेम्परेचर से प्लस टेम्परेचर तक भी ले जा सकते हैं। जैसे हमारा अभी जो यूजुअली होता है वो हम 20 से लेके फॉर एग्जांपल 250 200 डिग्री या 300 डिग्री तक हम इसका बिहेवियर देखते हैं। जो हमारे पाउडर्ड सैंपल्स होते हैं फॉर एग्जांपल, जो कि सॉलिड फॉर्म में ही रहते हैं, ड्राई फॉर्म में ही रहते हैं, तो उनका हम टेम्परेचर या थर्मल बिहेवियर चेक करते हैं फ्रॉम 20 डिग्री, जो हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर होता है फॉर एग्जांपल, जो यूजुअली समर्स में होता है 20 डिग्री, या आज भी देखेंगे विंटर में थोड़ा कम हो जाता है, तो उस हिसाब से भी कर सकते हैं कि इसका इस टेम्परेचर रेंज में कैसा बिहेवियर रहेगा। तो बेसिकली ये इक्विपमेंट डेवलप किया था ई वैटसन और एमजे ओनील ने 1962 में, ठीक है। पर्किन, वो दोनों साइंटिस्ट पर्किन एल्मर के साथ ही काम करते थे। फिर 1963 में पिट्सबर्ग में एक कॉन्फ्रेंस हो गई, पिट्सबर्ग कॉन्फ्रेंस ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड अप्लाइड स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो वहाँ पे ये कमर्शियली फिर उस 1963 में लॉन्च हो गया। तो पर्किन एल्मर इज वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज जिसने ये इक्विपमेंट बनाया, नेम्ड आफ्टर हिज, एग्जैक्टली। तो इसमें हम क्या करते हैं,
इसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं इस इक्विपमेंट के। इसमें पहले हम यूज़ करते हैं नाइट्रोजन गैस, ठीक है। वो इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर भी हो सकता है हमें, जो हम यहाँ पे सप्लाई लाते हैं, या इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन जनरेटर। हमारा बेसिकली यहाँ पे इस लैब में एक नाइट्रोजन जनरेटर है, हम उसी से जनरेट करके नाइट्रोजन इसमें सप्लाई देते हैं थ्रू दिस सप्लाई लाइन, ठीक है। तो पहले नाइट्रोजन जनरेटर जिसके थ्रू नाइट्रोजन लेते हैं, उसके बाद ये मेन इक्विपमेंट है जहाँ पे एनालिसिस होती है। इस इक्विपमेंट में फर्नेस लगा होता है, सैंपल स्लॉट्स लगे होते हैं जहाँ पे पूरा प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद एक कूलर होता है, ठीक है। ये कूलर क्या करता है कि अगर हमें फॉर एग्जांपल लो टेम्परेचर पे से स्टार्ट करना है, तो चूंकि हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर फॉर एग्जांपल से हम समर में एनालिसिस करते हैं, हमारा तो समर में 30-35 डिग्री, ठीक है, होता है। चूँकि अगर हमें अब लो टेम्परेचर स्टार्ट करना है, तो ये बेसिकली कूलिंग करता है और एक अंदर एक एनवायरनमेंट बना देता है कि इस कूल एटमॉस्फेयर में, कूल एनवायरनमेंट में हमारा सैंपल रहे, क्योंकि हमें थर्मल बिहेवियर ही चेक करना है। हम उस टेम्परेचर पे नहीं डालेंगे सैंपल को जिससे कि पहले ही कोई चीज आ जाए। तो वी आर गोइंग फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, ताकि सैंपल में जो एनालिसिस हो जाएगी वो डेफिनेट हो जाएगी, वो किसी इंटरफेरेंस से खराब एनालिसिस ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये सैंपल स्लॉट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें 2 स्लॉट्स होते हैं, एक में हम सैंपल डालते हैं जो भी हमारे पास होगा, दूसरे में हम एक रेफरेंस रखते हैं। रेफरेंस हम रखते हैं खाली एक एल्युमिनियम पैन, ये होता है हमारे पास, ये देख सकते हैं आप, ये है हमारे पास ये सैंपल पैन, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये एल्यूम की बनी होती है, एल्युमिनियम की बनी होती है। एल्युमिनियम का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, मेल्टिंग टेम्परेचर अगर हम देखेंगे, इट इज़ अराउंड 660 डिग्री, 650 डिग्री सेल्सियस, 660 डिग्री सेल्सियस टू बी परफेक्ट, ठीक है। तो इसको हम एक रेफरेंस के तो यूज़ करते हैं इस स्लॉट में, तो दूसरे स्लॉट में हम सैंपल रखते हैं, कवर करते हैं इस पैन को, फिर हम क्रिम्प करते हैं। इस इक्विपमेंट के साथ एक क्रिम्पर भी दिया हुआ है, हम क्रिम्प करते हैं ऐसे इसमें, ठीक है। ऐसे क्रिम्प करके हमारे पास फिर इस शेप में आ जाता है हम, ठीक है। क्रिम्प करके हमें इस शेप में आ जाता है, इसके अंदर सैंपल होता है। फिर क्या करते हैं हम इसको हम एयर टाइट के लिए करते हैं क्या? हाँ, है ना, इसको सील करते हैं, इसको सील करते हैं, पूरा सील करते हैं। फिर क्या करते हैं, इसको उठा के हम डालते हैं सैंपल स्लॉट में, ऊपर से लिड रखा वापस ऐसे करके, इसको बोलते हैं वैक्यूम बैंड है, वैक्यूम, इसमें वैक्यूम जनरेट होता है, उस वैक्यूम के हेल्प से हम उसको उठा सकते हैं। इसको फिर से हम बंद करते हैं, सैंपल कवर को यहाँ पे दिखा देता है, हाँ सारा सॉफ्टवेयर में दिखाता है। सैंपल कवर अभी क्या था, ओपन क्लोज है, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखा है सैंपल कवर क्लोज, ठीक है। तो उसके बाद हम इसमें मेथड एडिटर है, मेथड एडिटर में हम सैंपल इन्फॉर्मेशन डालते हैं, यहाँ पे सैंपल का नाम दिया वगैरह, ठीक है, इसका वेट दिया, जो मैंने बोला, हम वेट करते हैं सैंपल को 2 to 10 mg जो भी होगा हम यहाँ पे पुट करते हैं। फिर इनिशियल स्टेट हम कहाँ से हमें टेम्परेचर स्टार्ट करना है वो यहाँ पे डालते हैं, वो वैल्यू। फिर प्रोग्राम में जाके किस टेम्परेचर तक एनालिसिस हमें करनी है, और जो हाईएस्ट रेंज रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल 250 डाला हुआ है, 30 से लेकर 250 तक इसकी एनालिसिस होंगी है। एक बार व्यू करते हैं प्रोग्राम में 30 से 250 एट 10 डिग्री सेल्सियस पर मिनट, यानी 10 डिग्री के हिसाब से ये ग्राफ होती जाएगी। तो फिर यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट व्यू में जाके यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और हमारा प्रोसेस चल जाता है। एंड कितने टाइम के लिए चल जाता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर रेंज, जितना ज़्यादा टेम्परेचर रेंज होगा उतना टाइम प्रोसेस कंप्लीट में लगेगा, ठीक है। तो क्या मिनिमम सर कितना टाइम लगता होगा इसमें? यही 20-30 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट। तो सर इसमें 10 डिग्री जैसे इंक्रीज करेगा, हाँ, वैसे exactly. हम केमिकल प्रॉपर्टी उसकी देखते जाएंगे, Exactly. क्या चेंजमेंट हो रहा है इसमें, सही। क्या नहीं हो रहा है। तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल अभी आपको एक ग्राफ दिखाऊंगा यहाँ पे,
ये हमने रिसेंटली किया था इसके लिए। आइसक्रीम के लिए, ठीक है। जैसे हम जानते हैं सब कि आइसक्रीम जब हम बनाते हैं तो उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में रखना ज़रूरी है, ठीक है। हम यूजुअली क्या करते हैं, फ्रीज़र में रखते हैं। फ्रीज़र के बगैर हम बाहर हम नहीं रख सकते आइसक्रीम को, फ्रिज में भी नहीं रख सकते हैं, नहीं रख सकते फ्रीज़र में। तो इट हैज़ टू बी केप्ट ओनली इन माइनस टेम्परेचर। तो हमने क्या किया कि हमने फॉर एग्जांपल इसकी स्टेबिलिटी देखी, किसकी, आइसक्रीम की। हमने आइसक्रीम को बेक किया सैम्पल पैन में, इसमें डाला, फिर हमने माइनस से स्टार्ट किया, -30 से हमने स्टार्ट किया, -40 से हमने देखा कि इसका बिहेवियर कैसे रहेगा, ठीक है। तो ये जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर एग्जांपल ग्राफ माइनस तक तो ठीक था, -40 से स्टार्ट हुआ है, -20, -30, जीरो तक अच्छा था। जीरो। तो ऐसे जीरो के थोड़ा सा पीछे यानी -1 ऐसे -2 वहाँ तक ये बिल्कुल स्टेबल रहा, कुछ भी नहीं हुआ। आइसक्रीम अपनी शेप में रही, अपनी पोजीशन में रही, अपनी क्वालिटी के हिसाब से रही। बट जो ही माइनस के जीरो के नज़दीक आ गया, जो ही टेम्परेचर थोड़ा सा चेंज होने लगा, प्लस के साइड में आना शुरू हो गया, तो इसकी मेल्टिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है। मेल्टिंग स्टार्ट हो गई तो ये पूरा मेल्ट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद मेल्टिंग जब हो गई इसकी, दैट मीन्स ये सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आया। अभी लिक्विड फॉर्म ऐसे चलता है, फिर उस लिक्विड फॉर्म में भी चेंजेस आ गए, जो जब हम टेम्परेचर 100 डिग्री से जिस सैंपल का जितने टेम्परेचर रेंज में देखना होगा उतना हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो सर जैसे कोई भी फ्रूट है या वेजिटेबल है, अगर वो 15 या 20-25 पे एक उसमें प्रोटीन अभी है, जैसे टेम्परेचर 25 के ऊपर जा रहा है, उसमें कुछ ऐसे भी पैरामीटर हैं कि हम प्रोटीन सेट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट। सही बात है, बिल्कुल। प्रोटीन का एक इम्पोर्टेंट, जैसे आपने फॉर एग्जांपल प्रोटीन का बोला, चूँकि एप्पल में कम होता है, फ्रूट में कम होता है, अब जो प्रोटीनिशियस फूड होते हैं फॉर एग्जांपल, तो प्रोटीन डिनेचुरेशन एक कंसेप्ट है। जो ही टेम्परेचर बढ़ता है प्रोटीन इसका थ्रू हीटिंग प्रोसेस चला जाता है, उसमें कौन कौन सी केमिकल चेंजेस आ गई वो हम इससे पता लगा सकते हैं। थैंक यू, राइट सर, थैंक यू। स्पेक्ट्रोस्कोपी, हाँ, एक स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड है या टेक्निक है, ठीक है। जैसे बाकी स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक से बड़ी एडवांस है, ठीक है। एडवांस किस हिसाब से, फॉर एग्जांपल अगर आपने यूज़ किया होगा यूवीएस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किया होगा, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं हम, उसमें क्वांटिफिकेशन करते हैं किसी भी कंपाउंड की, किसी भी इंग्रेडिएंट की जो आपके सैंपल में होगा उसके क्वांटिफिकेशन, कंसंट्रेशन। बट वो सिर्फ एक कंपाउंड की होती है वहाँ पे, या एक इंग्रेडिएंट की, या एक मॉलिक्यूल की, ठीक है। तो एफटीआर में क्या एडवांसमेंट है, इसमें ये एडवांसमेंट आ गई कि आपके पास जो भी इंग्रेडिएंट या जो भी कंपाउंड है, आपके पास जो भी फूड मटेरियल या जो भी सैंपल है आपके पास, उसका ये कंप्लीट फिंगरप्रिंट देता है, ठीक है। उसमें क्या क्या चीज़ें ये है, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद है, कौन कौन से फंक्शन उसमें कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स है, और इतना भी ये फैसिलिटेट करता हमें ये इक्विपमेंट कि उनकी कंसंट्रेशन भी कितनी है, क्योंकि हमें इसमें पीक्स मिलते हैं एट द एंड, ठीक है। रिजल्ट में इसके पीक्स मिलते हैं, द डेप्थ ऑफ द पीक वो हमें एक अंडरस्टैंडिंग देता है कि उसकी कंसंट्रेशन भी कितनी हो सकती है। बट मेनली हम इसको यूज़ करते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस के, इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका मेन इक्विपमेंट है, इसके साथ एक सॉफ्टवेयर के थ्रू भी चलता है, कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू, कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये स्पेक्ट्रम आया, इसका सॉफ्टवेयर है, तो अब क्या होता है इस एफटीआर में, इसमें हम एक बेसिकली अंदर एक आईआर सोर्स होता है, इंफ्रारेड सोर्स जी। अगर हम इंफ्रारेड का रेंज देखेंगे, वेवलेंथ, वो एक बहुत बड़ा रेंज है, इट इज़ अराउंड 700 नैनोमीटर अप टू 1 nm, 700 नैनोमीटर से लेके 1 mm तक, ठीक है। 1 mm को अगर कन्वर्ट करेंगे नैनोमीटर में, तो वो
10⁻⁹ हाँ 10⁹ जी तो एक वाइड रेंज है, Yes. ठीक है। इसके अंदर लगा होता है IR सोर्स। उस IR सोर्स से हमें डिफरेंट वेवलेंथ्स का एक स्पेक्ट्रम मिलता है, लाइट स्पेक्ट्रम मिलता है। वो लाइट स्पेक्ट्रम यहाँ पे स्ट्राइक करता है, यहाँ पे हम सैंपल को लोड करते हैं, ठीक है, इस सेल पे। तो वो वहाँ से अंदर वो माइकलसन इंटरफेरोमीटर होता है इसमें, इन द फॉर्म ऑफ मिरर्स, इन द फॉर्म ऑफ ग्लास मिरर्स, ठीक है। वो उन रेडिएशंस को पार डिवेट करके छोड़ते हैं, Yes, sir. ब्लॉक करते हैं, छोड़ते हैं, ब्लॉक करते हैं। तो एक डेटा हमें जनरेट होता है, ठीक है। यस सर वो इंटरफेरोमीटर की वजह से हमें डेटा जनरेट हो जाता है। बट वो डेटा जो होता है वो रॉ डेटा होता है, वो रीडेबल डेटा नहीं होता है। तो फिर इसमें वो रीडेबल कैसे बनता है? एक मैथमेटिकल एल्गोरिथम की वजह से, ठीक है। वो एल्गोरिथम जो होता है वो कौन काम करता है इसमें? इसमें फोरियर ट्रांसफॉर्म, जो इसका नाम ही है, ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म। अंदर एक मैथमेटिकल टूल लगा हुआ है या एक उसको एल्गोरिथम, मैथमेटिकल एल्गोरिथम के थ्रू उस रॉ डेटा को ये कन्वर्ट करके इन ए रीडेबल स्पेक्ट्रम हमें प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ इसमें से स्पेचुला बॉक्स। सर रोजमेरी पाउडर, हाँ ये पाउडर, ये रोजमेरी आप का इसका एक्सट्रैक्ट है। और ये नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड है, इसमें हमारा सैंपल जो है इजी थी, ठीक है, ना हमें कोई सैंपल प्रिपरेशन करनी पड़ती है ना, हमने सीधे सैंपल लाया और उस पर लोड किया, एनालिसिस की, विद इन मिनट्स की प्रोसेसिंग किया। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे सैंपल लोड किया, शो नहीं कर रहा है सॉफ्टवेयर, इसमें थोड़ा सा ना टेम्परेचर की वजह से हो जाता है ना? तो इसमें क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे सैंपल को लोड किया, एक गॉज आता है यहाँ पे, उसको हम 60 से ऊपर रखते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, फिर हमें एक ये स्पेक्ट्रम तो उस हिसाब से हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से फंक्शन को यूज़ करना है, इसमें कौन कौन से ये यहाँ पे वेव नंबर, ये वेव लेंथ को कन्वर्ट करता है, फिर वेव नंबर ये यहाँ से स्टार्ट होता है 4000 से लेके 700 तक, इट इज पर सेंटीमीटर। वेव नंबर आपका उल्टा आता है रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ, वेव लेंथ फॉर एग्जांपल सेंटीमीटर में है तो उसका वेव नंबर पर सेंटीमीटर। तो इसका जो रेंज है ये मिड आईआर बेसिकली इसका होता है, मिड आईआर का रेंज जो है 4000 से लेके 700 पर सेंटीमीटर। ये वेव नंबर है, यहाँ से ये इसकी एब्सॉर्बेंस या ट्रांसमिटेंस जो भी हो उसकी इंटेंसिटी वर्सेस वेव। हाँ, इसमें कुछ भी कर सकते हैं, बस अब हमें एब्सॉर्बेंस देखनी होगी वो भी देख सकते हैं, ट्रांसमिटेंस देखनी होगी वो भी देख सकते हैं।
आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये इसकी प्रोसेस हो ठीक है इसके लिए सर कैमरा चालू है अब ये प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है 50% हो गया ठीक है फ्यू मिनट्स 2-3 मिनट्स पूरा एनालिसिस हमें करके देता है कि इसमें कौन से फंक्शन इंग्रेडिएंट्स अच्छा उसका लिस्ट पूरा बना के इसको फिर हम कोरिलेट करते हैं डेटाबेस के साथ हमारे पास लिटरेचर पड़ा हुआ होता है ठीक है हम फिर इसको चेक करते हैं कि किस डे नंबर पे हमें क्या हो सकता है कौन सा पीक आ गया तो हम इसको कोरिलेट करते हैं डेटाबेस के साथ हाँ जी इस डे नंबर पे इस चीज़ की इस फंक्शन ग्रुप का पीक आ जाता है तो हमें ये हो गया कि हाँ ये मिल गया कि ये फंक्शन ठीक है ऐसे तो फिर हम इसमें से प्रॉब्लम है अच्छा वो जो सिंपल होता है उसमें बाई बेबलिंग की वेरिएशन करते हैं जिसमें हम लोग लाइकोपिन कंटेंट या ये सब सिग्नल पैरामीटर्स तो उसमें बेबलिंग इसमें कई सारे एक साथ आ जाते हैं एक साथ आ जाता है इसके लिए एक मॉड्यूल इसमें एक साथ ये पूरा फिंगरप्रिंट देता है जैसे डीएनए फिंगरप्रिंट पूरा ये होता है ऐसे ही इसका पूरा निकाल देता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें तो उसमें पर्टिकुलर एक